नमस्कार दोस्तों, पाथफाइंडर में आप सभी का स्वागत है। मेरा नाम है डॉक्टर महिपाल सिंह राठौड़ और आज इस लेक्चर में मैं आपके साथ चर्चा करूंगा इलेक्ट्रिक व्हीकल्स और बैटरी टेक्नोलॉजी के एक बहुत बड़े डार्क सीक्रेट के बारे में। इस डार्क सीक्रेट का नाम है कोबाल्ट। ये एक ऐसी धातु है जिसके बिना कोई मॉडर्न टेक्नोलॉजी एग्जिस्ट नहीं कर सकती, बिकॉज इट इज प्रेजेंट इन द लिथियम आयन रिचार्जेबल बैटरी, जो आपके मोबाइल फोन, आपके लैपटॉप, इलेक्ट्रिक व्हीकल्स सभी में इस्तेमाल होती है। इनफैक्ट ये वीडियो भी इस वक्त मैं एक ऐसे कंप्यूटर पर रिकॉर्ड कर रहा हूं जिसमें लिथियम आयन बैटरी का इस्तेमाल किया गया है, और मोस्ट प्रोबेबली आप इसे एक मोबाइल डिवाइस पे देख रहे हैं जिसमें अगेन बैटरी का इस्तेमाल होता है। तो चाहे वो आपकी स्मार्ट वॉचेस हो या कोई भी ऐसा प्रोडक्ट जो रिचार्जेबल है, जिसमें आप बैटरी से चार्ज करते हैं, वो कोई भी बिना कोबाल्ट के इस समय नहीं बनता है। एंड नॉट जस्ट कंज्यूमर टेक, बल्कि बड़ी बड़ी कंपनीज और मशीन्स में भी कोबाल्ट का इस्तेमाल होता है। इससे सुपर एलॉयज बनते हैं जिससे जेट इंजन, गैस टर्बाइंस, मैग्नेटिक स्टील, इस तरह की वस्तुओं का निर्माण किया जाता है। अब हाल ही में सिद्धार्थ कारा नाम के एक राइटर की किताब आई है कोबाल्ट रेड। ये काफी चर्चा में है, पिछले 2 हफ्तों से रिसेंटली रिलीज करी गई है और इसमें कोबाल्ट माइनिंग से जुड़े हुए सारे मुद्दों को डिटेल में बताया गया है। हालांकि ऐसा कुछ बहुत अनोखा नया नहीं बताया उन्होंने, ये बातें पहले भी सामने आ चुकी हैं कई न्यूज रिपोर्ट्स में, बट ही हैज शोन द अंडरबेली ऑफ दिस एंटायर कोबाल्ट माइनिंग। किस प्रकार से एक मॉडर्न डे स्लेवरी, गुलामी के माध्यम से ये माइनिंग करवाई जा रही है, और इसके गुनहगार कहीं ना कहीं हम सब हैं, इंक्लूडिंग मी, यू एंड ऑल द पीपल हु आर यूजिंग मॉडर्न टेक्नोलॉजी। अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कोबाल्ट माइनिंग से रिलेटेड क्या इश्यूज हैं, कौन से देश इसमें लिप्त हैं, पूरी प्रोसेस क्या है, किस तरह से सप्लाई चेन इंडस्ट्री काम करती है, ये सभी टॉपिक आपके लिए इंपॉर्टेंट है और इन्हीं को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले पाथफाइंडर चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, उससे हमें सपोर्ट मिलेगा आपका। एंड इफ यू वांट द अपडेट्स फॉर माय लेक्चर, यू कैन सब्सक्राइब टू माय टेलीग्राम चैनल एज वेल। तो देखिए, जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं उन्होंने अपनी टीनेज ईयर्स रट रट के बिताए हैं इस पीरियोडिक टेबल को, तो एक बार फिर से इसमें देख लो, कोबाल्ट आता है यहाँ पर। अब जो साइंस के स्टूडेंट्स हैं वो मुझे बताएंगे कि ये कौन सा वाला ग्रुप है। ओके, तो इस ग्रुप का या फिर जो भी ग्रुपिंग होती है इसका नाम मुझे बता दो यहाँ नीचे कमेंट में। सो हियर यू कैन फाइंड कोबाल्ट। और जो छात्र नीट और आईआईटी की तैयारी कर रहे हैं उनका जीवन अभी इसी में लीना की रब से फरियाब और बेटा मांगे कार स्कूटर बाप राजी वाले फॉर्मूला को रटने में जा रहा होगा। सो ऑल द बेस्ट टू यू गाइज एज वेल। लेकिन जहां तक यूपीएससी का सवाल है तो आपको एक बेसिक आइडिया होना चाहिए कि ये वाले एलिमेंट्स कौन से हैं, यहाँ पर क्या होता है, लाइटर एलिमेंट्स कौन से हैं, गैसेस कौन सी है, थोड़ा सा पीरियोडिक टेबल के बारे में अंदाजा आपको रखना है। कोबाल्ट की 60% जो सप्लाई है वो आती है डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो से। तो ये डीआरसी, जिसको अब मैं आगे केवल कॉन्गो कहूंगा, एक्चुअली 2 देश हैं कॉन्गो नाम से, रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो और डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो। तो कॉन्गो देश, जो कि दुनिया का 11वां सबसे बड़ा देश है जोग्राफिकली एंड अफ्रीका का 2nd लार्जेस्ट कंट्री है, इसके दक्षिण पूर्वी हिस्से में यहां पे मेनली कोबाल्ट की माइनिंग होती है। तो कोबाल्ट जो है वो मोस्टली कॉपर के आसपास ही पाया जाता है, तो कॉपर एंड कोबाल्ट माइनिंग नजदीक ही होगी जहां पर भी आप देखेंगे। और ये वाला बेल्ट दुनिया का सबसे ज्यादा माइनिंग सप्लाई वाला या कोबाल्ट सप्लाई वाला इलाका है। अब इस चार्ट में आप देखेंगे कि दुनिया में मिनरल्स का एक्सट्रैक्शन कहां ज्यादा हो रहा है और प्रोसेसिंग कहां हो रही है। तो ये बड़ा अनोखा चार्ट है, 2019 का डेटा शो करता है। इसमें आप देखेंगे कि कॉपर, निकल, कोबाल्ट, रेयर अर्थ, लिथियम, इन सब की माइनिंग अलग अलग देशों में हो रही है, चिली, इंडोनेशिया, कॉन्गो, चाइना, ऑस्ट्रेलिया, लेकिन सबकी प्रोसेसिंग कहां पर होती है? चाइना में। सो मैक्सिमम प्रोसेसिंग इज हैपनिंग इन चाइना। चाइना इन मेटल्स में या रेयर अर्थ मिनरल्स में दुनिया का लीडर है। इनकी प्रोसेसिंग, इनको आगे प्रोडक्ट्स में डालना, इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स के अंदर इस्तेमाल करना, इसमें चाइना का सबसे बड़ा रोल है। अब कॉन्गो जैसे इक्वेटोरियल कंट्री में जहां घने जंगल है, वहां दुनिया का 60 to 70% कोबाल्ट माइन किया जा रहा है, लेकिन उसमें भी 80% माइनिंग कौन कर रहा है? विदेशी कंपनियां, और ये ज्यादातर चाइना से हैं। तो सरकारी माइनिंग जो स्टेट ओन्ड कंपनी है उसमें बहुत ज्यादा करप्शन है और वो नाम मात्र की माइनिंग करती है। मेजॉरिटी ऑफ द कोबाल्ट इज माइंड बाय चाइनीज कंपनीज, और कई सारी माइंस इलीगल हैं। सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि कई माइंस सैंक्शनड हैं सरकार के द्वारा, और उसके अलावा बहुत सारी माइंस हैं जो इलीगल हैं, और उनसे निकाला हुआ कोबाल्ट फिर पहुंचता है एक सेकेंडरी बाइंग हाउस में, और यहां से ये कंपनीज और ज्यादा कोबाल्ट खरीद लेती हैं। इसमें बहुत सारे मिलिशियाज इन्वॉल्व हैं। तो यहां पर वो ग्रुप्स जो सरकार के खिलाफ हैं या इंसर्जेंसी चला रहे हैं, हथियार उठाए हुए हैं, वो जबरदस्ती माइनिंग करवा रहे हैं, और इस तरह की माइनिंग को इनफॉर्मल या आर्टिसनल माइनिंग कहा जाता है। आर्टिसनल का मतलब ही यही है कि वो इनफॉर्मल हो रही है, जिसमें लोग इस्तेमाल हो रहे हैं। तो अब आप यहां पर देखेंगे कि कोई मशीनरी आपको इस फोटोग्राफ में नजर नहीं आएगी। देयर आर नो लार्ज मशीन्स जो अक्सर आप माइनिंग के साथ एसोसिएट करते हैं। यहां लोग हाथ से खुदाई कर रहे हैं, और ये वाली फोटोग्राफ में आपको दिखेगा कि यही माइन से निकाला गया जो कोबाल्ट है उसको आगे ले जाकर ये धोया जा रहा है, एक तरह से लेक में प्रोसेस करा जा रहा है। अब ये प्रोसेसिंग प्रॉपर माइंस में इक्विपमेंट होता है जहां पर वहां ऑन द साइट हो जाता है, लेकिन यहां पर यही लोग इसे माइन कर रहे हैं, हाथों से
कुरेद कर लेकर जा रहे हैं एंड देन दे आर गोइंग एंड वॉशिंग इट इन द लेक, और फिर आगे उसे इस तरह के थैलों में भरकर बेचा जा रहा है, और इस प्रोसेस में बच्चों का बहुत बड़ा रोल है। तो ये जो पूरा प्रोसेस है, इसमें कई आर्टिसनल माइंस ऐसी हैं जो कि इनकी सिद्धार्थ कारा की बुक में दिखाई गई है फोटोज, जिसमें 10,000 12,000 लोग एक साथ काम कर रहे हैं। यस, यू हर्ड इट राइट, 10,000 पीपल आर वर्किंग इन वन सिंगल माइन। रिसेंटली एक मूवी आई थी KGF नाम से, आपने उसका एक वो सीन देखा होगा जिसमें हजारों लोग काम कर रहे हैं, बिल्कुल वैसे ही फोटोग्राफ्स हैं जो उनकी किताब में दिखाए गए हैं। अब इन इलीगल माइंस में या आर्टिसनल माइंस में ज्यादातर इस्तेमाल हो रहा है बच्चों का, और यहां से निकला हुआ प्रोडक्ट भी इन चाइनीज कंपनीज को या चाइनीज ट्रेडर्स को बेचा जा रहा है, और ये तो लीगल माइन से और कम प्राइसेस पे मिल जाता है। सो दे आर बीइंग पेड मिनिमल प्राइस। तो इन बच्चों को आधा डॉलर या $1 मिलता है पूरे दिन का काम करने के लिए। उसकी क्या वैल्यू है, 70 या 80 रुपए, और वहां पर कॉन्गो के परचेस पावर पैरिटी के अनुसार $1 में आप बस एक दिन का खाना खा सकते हो। तो ये लिटरली हैंड टू माउथ एग्जिस्टेंस में जी रहे हैं वहां के लोग। ऐसा नहीं है कि घर के सब लोग कमा के खा लेंगे अगर एक व्यक्ति काम कर रहा है। अगर एक परिवार के अंदर 5 या 6 सदस्य हैं तो सभी को माइंस में काम करना पड़ेगा। छोटे छोटे बच्चे, 6-7 साल के बच्चों को भी माइंस में काम करना पड़ेगा, तब जाकर वो रात का खाना खा सकते हैं, वरना अगले दिन उनके पास खाने के लिए कुछ नहीं होगा। इस इलीगल माइनिंग के साथ एक और समस्या जुड़ी हुई है चाइल्ड ट्रैफिकिंग की, क्योंकि यहां पर बहुत सारे इंसर्जेंट ग्रुप्स जिन्होंने सरकार के खिलाफ हथियार उठा रखे हैं वो भी माइनिंग ऑपरेशंस चला रहे हैं, क्योंकि इसमें पैसा है, आपको पैसा मिल जाता है अपने ऑपरेशंस चलाने के लिए। तो इसीलिए ये बच्चों को चुरा कर लाते हैं, किडनैप करके लाते हैं दूसरे इलाकों से, और उनसे जबरदस्ती यहां पर माइंस में काम करवाया जाता है। और ये बच्चों को किडनैप करते हैं, उनके साथ बहुत सारा अब्यूज होता है, एंड मेनी अदर डिफरेंट हॉरर स्टोरीज आर देयर। आई होप यू कैन अंडरस्टैंड सम ऑफ द थिंग्स विदाउट इवन बीइंग सेड। तो ये सब बच्चों के साथ हो रहा है, और ये बच्चे अपने घरों से दूर हैं, हंड्रेड्स ऑफ माइल्स अवे हैं, और कॉपर कोबाल्ट की माइंस में दिन में 12, 13, 14 घंटे तक काम कर रहे हैं, और अल्टीमेटली इन्हें मिलता कुछ नहीं है। $1 वो मिल रहा है, और वो भी अगर चाइल्ड ट्रैफिक्ड है तो उसे $1 उसके हाथ में नहीं जाएगा, वो जो उसको ट्रैफिक करके लाया है उसके पास जाएगा, यानी कि इन मिलिशिया ग्रुप्स के पास में ये पैसा जा रहा है। तो बच्चों की जो हालत है कॉन्गो देश में बहुत खराब हो चुकी है। 6 से 7 साल के बच्चे भी इन माइंस के अंदर काम कर रहे हैं। दे आर द मोस्ट वल्नरेबल ग्रुप राइट नाउ। अब ये कोबाल्ट जब माइंस से निकाला जाता है तब ये कुछ इस प्रकार का नजर आता है। इसका डायरेक्टली इस्तेमाल नहीं हो सकता, कई तरह के प्रोसेसेस से इसे निकालना पड़ता है, तब जाकर फाइनली एक बैटरी में इस्तेमाल हो पाएगा। चाइना की किसी फैक्ट्री में ये बैटरी में लगेगा, या दुनिया के किसी अन्य प्लांट में पहुंचेगा। उसके पहले बहुत सारे स्टेप्स हैं। एक प्रिलिमिनरी रिफाइनिंग होती है जिससे वो कोबाल्ट हाइड्रोक्साइड में तब्दील कर दिया जाता है, तो ये रिफाइनिंग मोस्टली यहीं पर लोकली हो जाती है। उसके बाद इसे भेजा जाता है अफ्रीका के बड़े पोर्ट्स पर, दार एस सलाम और डरबन। आपके मन में ये सवाल जरूर आया होगा कि जब माइनिंग हो रही है कॉन्गो में तो ये दूसरे देशों के पोर्ट्स पे क्यों भेजा जाता है? बिकॉज दार एस सलाम इज नियर बाय। यहाँ पे अगर आप जोग्राफिकली देखेंगे तो कॉन्गो का जो दक्षिण पूर्वी हिस्सा है वो यहाँ दार एस सलाम और डरबन जैसे क्षेत्रों से ज़्यादा वेल कनेक्टेड है, बजाय अपने खुद की तटरेखा से। क्योंकि एक तो DRC के पास तटरेखा भी नहीं है, यहाँ पर बहुत ही छोटी सी है, एंड यहाँ पर कोई रोड नेटवर्क या रेलवे नेटवर्क इस तरह का एग्जिस्ट नहीं करता जिससे सामान फटाफट यहाँ पर पहुँच सके। सो देर इज हार्डली एनी रोड्स इन कॉन्गो। तो इसीलिए कॉन्गो का ज़्यादातर इलाका, खास करके ये जो घना जंगल है और जो दक्षिणी वाला माइनिंग इलाका है, ये अपने कैपिटल सिटी किंशासा, जो लगभग यहाँ रेड डॉट वाले एरिया में स्थित है, यहाँ से वेल कनेक्टेड नहीं है। दैट इज वाई दे सेंड ऑल देयर एक्सपोर्ट मटीरियल्स टू तंजानिया। तो दार एस सलाम और डरबन जैसे पोर्ट्स के माध्यम से ये एक्सपोर्ट होता है एंड इट गोज टू चाइना। और चाइना में क्या होता है, वहां पर फाइनल प्रोसेसिंग होती है, बड़े बड़े प्रोसेसिंग प्लांट्स हैं, और फिर वो प्रोसेस्ड कोबाल्ट, फाइनली जो थोड़ा सा कोबाल्ट निकलता है इतने बड़े पत्थर में से, वो बेचा जाता है कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज को, और ये कंपनीज उससे बैटरीज बनाती हैं। फिर वो बैटरीज बनाकर आगे एप्पल या टेस्ला या अन्य बड़ी बड़ी कंपनीज को बेचा जाता है। अब पिछले 10 सालों में कोबाल्ट की माइनिंग और कोबाल्ट की डिमांड बहुत बढ़ गए हैं, कारण ग्रीन इकोनॉमी। दुनिया भर में पुश है, ईवी का इस्तेमाल करो, पेट्रोल डीजल व्हीकल्स को फेज आउट किया जा रहा है, और सोलर और विंड एनर्जी में बैटरीज चाहिए जिनमें वो एनर्जी स्टोर करी जा सके। अगेन बैटरीज यूज लिथियम आयन बैटरीज। कई बार स्मार्टफोन्स और लैपटॉप्स की बैटरीज तो आपने देखी होंगी, वो तो सारी लिथियम आयन बैटरीज होती हैं, और इनका उपयोग कितना बढ़ गया है पिछले 10 सालों में ये मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप डिमांड देखोगे तो डिमांड लगातार बढ़ रही है और 6 गुना हो जाएगी, क्योंकि 2050 तक कई कंट्रीज के टारगेट्स हैं, ग्रीन एनर्जी के टारगेट्स हैं, फॉसिल फ्यूल्स को पूरी तरह से उन्हें हटाना है। ये डिमांड कैसे बढ़ रही है इसका बेस्ट एग्जांपल आप इस चार्ट में देख सकते हैं। इंटरनेशनल एनर्जी एजेंसी का ये चार्ट है जिसमें साफ बताया जा रहा है कि इलेक्ट्रिक कार को बनाने में लगभग 200 किलोग्राम मिनरल्स की आवश्यकता होती है। नॉट जस्ट कोबाल्ट, सारे मिनरल मिलाकर 200 किलोग्राम मिनरल्स चाहिए, और एक कन्वेंशनल गाड़ी बनाने में मुश्किल से 40 किलोग्राम मिनरल्स की आवश्यकता होती है। तो देखो डिमांड यहां पर भी है, लेकिन यहां पर डिमांड 5 गुना है, 6 गुना है। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक व्हीकल्स बढ़ेंगे ये डिमांड ऑफकोर्स बनी रहेगी, और इसीलिए हमें ज्यादा कॉपर, लिथियम, कोबाल्ट ये सभी की माइनिंग ज्यादा चाहिए। ओके, सो दैट इज व्हाई देयर डिमांड इज
गोइंग टू गो अप एंड अप, नीचे आने की कोई संभावना नहीं है। और क्योंकि इन मिनरल्स की उपलब्धता बहुत ही कम है दुनिया में, तो इसीलिए इनका मार्केट भी बहुत वॉलेटाइल है। आप कोबाल्ट के प्राइसेस को ट्रैक करिए तो ग्लोबली आप देखेंगे कि इसके प्राइसेस 2018 में बहुत स्पाइक कर गए थे, 2022 में भी ये $80,000 के आसपास पहुंच गया था, प्रति टन का ये रेट बता रहा हूं। तो ये बहुत उतार चढ़ाव वाला मार्केट रहता है। अब सिद्धार्थ कारा की जो ये रीसेंट बुक आई है उसमें मेनली उन्होंने जो इश्यूज हाईलाइट किए हैं वो लेबर अब्यूजेस के हैं। तो 2018 के जो एस्टिमेट्स हैं वो बताते हैं कि 2.5 लाख के आसपास मजदूर इन माइंस में काम करते हैं, कोबाल्ट माइनिंग में, और इनमें से लगभग 35,000 के आसपास बच्चे हैं, जिनमें से बहुत सारे ट्रैफिक किए गए हैं और 6-6, 7-7 साल के भी बच्चे हैं। अब प्रॉब्लम ये नहीं है कि लोग इन माइंस में काम कर रहे हैं, काम तो इंसान कहीं ना कहीं करेगा, दुनिया भर में माइंस में लोग काम करते हैं, बट प्रॉब्लम ये है कि जिस तरह से इनसे काम करवाया जा रहा है वो अमानवीय है और अनैतिक है। कई बच्चों को जबरदस्ती ट्रैफिक करके किडनैप करके लाया गया है और उनका लिटरली अब्यूज हो रहा है, जबरदस्ती उनसे काम करवाया जा रहा है। और दूसरी तरफ कई मजदूरों से जो काम करवाया जा रहा है उसके बदले में पैसा बहुत कम दिया है, उन्हें पैसा मिल रहा है $0.50 $1 पर डे, विच इज वेरी लेस। इट इज जस्ट बैरली सर्वाइवेबल अमाउंट। इस पैसे में आप एक दिन का खाना खा सकते हैं, एक आदमी एक दिन का खाना खा के जिंदा रह सकता है और कुछ नहीं कर सकता है। दूसरी प्रॉब्लम यह है कि ये बहुत ही अनसेफ कंडीशंस में माइनिंग हो रही है। यहाँ पर कई बार माइंस गिर जाती हैं नीचे, उनकी जो टनल्स हैं वो बिल्कुल सेफ तरीकों से नहीं बनाई गई हैं, देयर आर नो सेफ्टी प्रिकॉशंस। आपने रैट होल माइनिंग का नाम सुना होगा, ये रैट होल माइनिंग का इशू मेघालय में भी काफ़ी रहता है, कोल माइनिंग होती है इस तरह से। तो इसमें छोटी छोटी टनल्स को हाथों से कुरेदा जाता है और ये टनल्स कई बार सीधी गिर जाती हैं और इसके अंदर लोग मर जाते हैं। इमेजिन आप इस तरह के छोटे छोटे छेद में जाकर अंदर से हाथों से माइनिंग कर रहे हैं एंड सडनली द टनल कोलैप्सेस ऑन यू। यहाँ पर कई दर्जनों लोग हर साल मारे जाते हैं। इस किताब का कुछ एक्सर्प्ट मैंने निकाला है, आप चाहें तो इसे पॉज करके पढ़ लीजिए, पूरा मैं नहीं पढ़ूंगा। तो इसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग बातें यहाँ पर बताई गई हैं और मेनली यही बताया है कि जो गाँव है यहाँ की इकोनॉमी के साथ साथ एनवायरमेंट भी पूरा चेंज हो चुका है। लोग कह रहे हैं कि यहाँ पर ना पेड़ हैं, ना पौधे हैं, ना चिड़िया की आवाज़ आती है, सब कुछ हट चुका है। आइए आपको मैं सैटेलाइट इमेजरी के माध्यम से बताता हूं कि किस तरह से एनवायरमेंट का नुकसान हुआ है। तो ये कोलवेजी कस्बा है जो कॉन्गो का सबसे बड़ा कोबाल्ट माइनिंग टाउन है। ओवर अ पीरियड ऑफ 20 ईयर्स, पिछले 20 सालों में आप यहां पर देखिए कि कैसे वातावरण चेंज हुआ है, कैसे धीरे धीरे शहर बढ़ रहा है। और शहर नहीं बढ़ रहा है, ये माइंस बढ़ रही हैं। तो 2006-07 के आसपास ये वाली इमेजेस हैं, 2012, 15 एंड फाइनली वी कम टू 2020। तो 2020 में आप देखिए ये सभी यहाँ पर माइंस है। जो भी आपको आसपास का ये वाला इलाका शहर का बढ़ता हुआ दिख रहा है, दीज आर ऑल माइंस। और हैरानी की बात यह है कि यहाँ पर माइनिंग ऑपरेशन को बढ़ाने के लिए इन्होंने शहर के मोहल्लों को खाली करवा दिया। तो जहाँ पर शहर के अंदर आबादी रहती थी, उन आबादी को हटाकर वहाँ पर माइनिंग हो रही है आज के समय में। तो इस तरह की अमानवीय कंडीशंस और स्लेवरी वाली कंडीशंस से निकलने वाला कोबाल्ट जब दुनिया की मेजर इलेक्ट्रॉनिक कंपनीज के पास पहुंच रहा है, तो क्या इन्हें मालूम नहीं है कि ये किस तरह से सप्लाई हो रहा है? तो इसका आंसर है, इनको सबको मालूम है कि किस तरह से सप्लाई चेन चल रही है। हालांकि इन्होंने अपने नॉर्म्स बना रखे हैं, जैसे जो मेजर कंपनीज हैं एप्पल एटसेट्रा, ये कहती हैं कि हम किसी भी तरह की चाइल्ड लेबर या स्लेवरी वाली टैक्टिक्स जहां इस्तेमाल होती है उन माइन से हम नहीं खरीदते हैं मटीरियल को। लेकिन बात यह है कि ज़मीनी तौर पर हकीकत क्या है किसी को नहीं पता। क्योंकि मान लीजिए कि चलो एप्पल का मैं एग्जाम्पल दे रहा हूँ, कोई भी बड़ी कंपनी ले लो, चलो एप्पल का ही ले लेते हैं। तो अगर एप्पल कंपनी कह रही है कि भाई हमारे पास ये बस 3 कंपनीज हैं जिनसे हम कोबाल्ट खरीदते हैं, और हमने जाकर खुद देखा है कि इन 3 कंपनीज की माइंस में प्रॉपरली काम होता है, सेफ्टी प्रिकॉशंस इस्तेमाल किए जाते हैं और यहाँ पर बच्चों का काम नहीं लिया जाता है, बच्चों से काम नहीं लिया जाता है। सो लेट्स से दीज आर 3 कंपनीज ABC। अब हो ये रहा है कि कंपनी A के माइन में हो सकता है कि इस साल इतना कोबाल्ट नहीं निकला, अनफॉर्चुनेटली वो जहां पर खुदाई कर रहे थे वहां पर कोबाल्ट ही नहीं निकला। अब ये थोड़े ना एप्पल का कॉन्ट्रैक्ट बीच में छोड़ देंगे, ये क्या करेंगे, ये जाएंगे आर्टिसनल माइनिंग वालों के पास और उनसे इलीगली सोर्स कर लेंगे, जहां पर ये अमानवीय तरीकों से माइनिंग हो रही है उन लोगों से ये खरीदेंगे कोबाल्ट और फिर आगे बेच देंगे ये कहकर कि ये तो हमारी माइंस में ही निकला है। और ये पता करने का उनके पास कोई तरीका नहीं है कि क्या कंपनी A सही कह रही है या नहीं। ओके तो एमनेस्टी इंटरनेशनल जैसे जो ह्यूमैनिटेरियन संगठन है, उन्होंने कहा है कि ये लेबर अब्यूजेस कोबाल्ट माइनिंग से बहुत ज़्यादा लिंक्ड है। देखो ये इश्यूज कई और इंडस्ट्री में भी हैं, ऐसा नहीं है कि कोबाल्ट इकलौती इंडस्ट्री है जहां पर ये इश्यूज हैं, लेकिन इतनी ज़्यादा अमानवीय स्थिति किसी एक इंडस्ट्री से लिंक्ड नहीं देखी गई है जहां पर लिटरली कॉर्पोरेट ग्रीड के कारण स्लेवरी की प्रैक्टिसेस हो रही हों और उसके बारे में सभी जानते हैं, फिर भी कोई कुछ नहीं कर रहा है। तो एमनेस्टी जैसे संगठन पिछले कई सालों से अपनी रिपोर्ट्स में इसका जिक्र कर रहे हैं, कई न्यूज़ आर्टिकल्स में भी इसका जिक्र हुआ है। 2019 का आर्टिकल, 2016 का आर्टिकल है, एप्पल, सैमसंग, सोनी सब पर चाइल्ड लेबर के क्लेम्स लगे थे।
फिर उसके बाद कुछ केसेस भी हुए थे, कोर्ट केसेस किए गए थे कि ये कंपनीज पर, इलॉन मस्क की कंपनी टेस्ला पर भी इस तरह के आरोप लगे कि ये इतनी सारी बैटरीज जो सोर्स कर रहे हैं ये सही तरीके से नहीं आ रही है। अब इस किताब के छपने के बाद इतना ज़्यादा न्यूज़ में फिर से ये कोबाल्ट और कॉन्गो वाला इशू है, तो फाइनली माइक्रोसॉफ्ट ने कहा है कि सभी टेक कंपनीज मिलकर एक संगठन, एक कोएलिशन बनाएं और हम इंश्योर करें कि जो कोबाल्ट आ रहा है वो सही तरीके से पहुंच रहा है हमारे इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट में। मान लीजिए कि आप माइक्रोसॉफ्ट का कुछ प्रोडक्ट खरीद रहे हैं, आपने माइक्रोसॉफ्ट का कोई टैबलेट ले लिया, तो चलो मैं महिपाल हूँ, मैं कोई टैबलेट इस्तेमाल कर रहा हूँ दैट इज़ फ्रॉम माइक्रोसॉफ्ट, और मुझे नहीं पता कि उसके अंदर कौन सी चीज़ कहाँ से बनकर आई है, इतना डिटेल में मैं नहीं जा सकता हूँ। ओके, आई विल जस्ट सी द नेम कि माइक्रोसॉफ्ट बहुत अच्छी कंपनी है, दुनिया की नामी गिरामी कंपनियों में से एक है, इसका प्रोडक्ट अच्छा ही होगा, अच्छी जगह से इन्होंने अपना सोर्स किया होगा सारा मटेरियल। माइक्रोसॉफ्ट यही भरोसा आगे किसी ना किसी कंपनी पर कर रहा है, सो लेट्स से दैट दे आर ट्रस्टिंग एनी चाइनीज कंपनी XYZ कि इस XYZ कंपनी का बहुत नाम है कोबाल्ट की प्रोसेसिंग में या फिर मेटल प्रोसेसिंग में, वहां से ये अपनी लिथियम आयन बैटरीज को खरीद रहे हैं। ओके, वो कंपनी भी कहीं और से अपना प्रोडक्ट आगे खरीद रही होगी, तो लेट्स से ABC इज द कंपनी, और ये प्राइमरी प्रोसेसिंग कोई और कर रहा होगा कॉन्गो में या फिर साउथ अफ्रीका में, उसकी प्राइमरी प्रोसेसिंग हुई है, दैट कंपनी विल बी लेट्स से SA कंपनी, और जो माइनिंग करी है एक्चुअल कंपनी वो कोई और है। तो इसमें आप देखिए 6, 7, 8 तक अलग अलग कंपनीज बीच में इन्वॉल्व हैं। तो इट इज़ वेरी डिफिकल्ट फॉर अस टू फाइंड आउट एज एन एंड यूजर टू फाइंड आउट कि ये प्रोडक्ट कैसे आ रहा है, लेकिन ये जो माइक्रोसॉफ्ट है ये पता कर सकता है, XYZ कंपनी पता कर सकती है, ABC कंपनी पता कर सकती है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट इनको जाकर थोड़ा सा देख सकती है कि ये क्या कर रहे हैं। तो कहते तो ये है कि हम चेक करते हैं, लेकिन इतना चेकिंग हो नहीं रहा है, इतना स्ट्रिक्टली कुछ फॉलो हो नहीं रहा है, अब स्ट्रिक्टली फॉलो होगा। इस पूरे मामले में कंज्यूमर्स यानी कि हम एंड यूजर्स पर भी एक बहुत बड़ा डिलेमा है, एक एथिकल क्वेश्चन है हम लोगों के सामने। जब हमें मालूम है कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स जिसमें बहुत सारी बैटरीज का इस्तेमाल होता है, सबसे ज़्यादा इसी में इस्तेमाल होता है बैटरी का, क्या हमें ईवी की तरफ ट्रांजिशन करना चाहिए? जब हमें पता है कि ये ईवी रेवोल्यूशन पूरा दुनिया में एक सबसे गरीब और पिछड़े देश की आबादी को शोषित करके ये कोबाल्ट निकाला जा रहा है, ये कॉपर निकाला जा रहा है, इज इट एथिकल फॉर अस टू यूज दीज प्रोडक्ट्स? क्योंकि देखिए मोबाइल, लैपटॉप इन सब में भी हो रहा है, लेकिन ईवी जैसे ईवीज के अंदर बैटरी बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होती है, तो ये सबसे बड़ा सवाल ईवी इंडस्ट्री के सामने ही है इस वक्त। बट शुड वी स्टिक टू पेट्रोलियम बेस्ड व्हीकल्स? क्योंकि पोल्यूशन तो वो भी करते हैं, ऐसा तो है नहीं कि वो पोल्यूशन फ्री है, लेकिन इसका पोल्यूशन नहीं होता ईवी का, वो दिखता नहीं है हमें, लेकिन कहीं ना कहीं तो हो रहा है, कोई तो शोषित हो रहा है, कहीं पर तो एनवायरमेंट का नुकसान हो रहा है, जंगल काटे जा रहे हैं माइनिंग के लिए, तो ये सब प्रॉब्लम्स आ रही हैं, और ये ईवी ट्रांजिशन या ग्रीन एनर्जी के ट्रांजिशन में एक बहुत बड़ा सवाल है। इसका एक उपाय ये हो सकता है कि रेदर दैन कंप्लीटली रेनाउंसिंग कोबाल्ट, हम सप्लाई चेन को फिक्स करें। सप्लाई चेन को फिक्स करने के लिए इन कंपनीज पर लगाम कसी जाए, कॉन्गो की सरकार को ये कहा जाए कि आप बच्चों को हटाइए वहाँ से, अपनी कंडीशंस को सुधारिए, फिर ही दुनिया के देश इन कंपनीज से कोबाल्ट को खरीदेंगे, ये इंश्योर जरूर किया जा सकता है। सो आइदर वी कैन फिक्स द सप्लाई चेन और वी कैन रिड्यूस द यूजेज ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स। तो ये वाला स्टेज, जो सेकंड ऑप्शन मैंने बताया, ये तो होना नहीं है, सारा फोकस ग्रीन एनर्जी या फिर ईवीज की तरफ है, तो इसीलिए दूसरा वाला ऑप्शन ही करना पड़ेगा कि या तो सप्लाई चेन को फिक्स किया जाए। हाँ, कुछ ऑल्टरनेटिव जरूर अभी आए हैं, तो कोबाल्ट फ्री बैटरीज आई है, तो इसके अंदर आयरन का इस्तेमाल होता है, कोबाल्ट का इस्तेमाल नहीं होता। लिथियम तो है ही, तो लिथियम में कोबाल्ट के साथ में वो आयरन रिप्लेस कर देते हैं, तो ये अभी बहुत ही रिसेंट टेक्नोलॉजी है और इसका इस्तेमाल अब धीरे धीरे होगा, लेकिन ये इतनी एफिशिएंट नहीं है। जो कोबाल्ट होता है वो लिथियम आयन बैटरी को बहुत एफिशिएंट बना देता है, आयरन जहाँ पे यूज़ होता है वो इतना एफिशिएंट नहीं रखता है, तो थोड़ा सा एक ट्रेड ऑफ है कि क्या आप एफिशिएंसी को कम कर सकते हैं। लेकिन हमारी आदत क्या पड़ गई है, 15 मिनट में फास्ट चार्जिंग, फोन 10 घंटे नहीं 25 घंटे चलना चाहिए हमारा, तो वो थोड़ा सा हमें अपनी एक्सपेक्टेशंस को नीचा करना होगा। तो जब हम इस चीज के लिए एक्सेप्टेबल या रेडी हो जाएंगे तभी कंपनीज ये स्विच करेंगी। इस पूरे टॉपिक पर आप लोगों की क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। देखिए मेरे वीडियोस थोड़े से लंबे होते हैं, इन डेप्थ होते हैं, तो इसीलिए यूट्यूब इनको बहुत ज़्यादा कभी कभी पुश भी नहीं करता है। सो आई रिक्वेस्ट यू कि वीडियो को लाइक ज़रूर करें, अगर अच्छा लगा हो तो शेयर भी कर दीजिए अपने अन्य एस्पिरेंट फ्रेंड्स के साथ में या अपने परिवार के लोगों के साथ में, क्योंकि ये मुद्दा तो हर व्यक्ति को इम्पैक्ट करता है। अगर आप एक UPSC एस्पिरेंट हैं और इस एग्जाम की तैयारी करना चाहते हैं तो अनअकैडमी इज द बेस्ट प्लेटफॉर्म फॉर यू टू प्रिपेयर फॉर 2024-25 प्रीलिम्स एंड 2023 ऑल्सो। तो 23 के लिए हम एक क्रैश कोर्स लेकर आ रहे हैं जल्दी, और उसमें मैं और पाथफाइंडर के अन्य एजुकेटर्स आपके सामने एक प्रॉपर कोर्स लेकर आएंगे। इट विल बी हेल्ड इन मार्च एंड अप्रैल, तो तैयार हो जाइए इसके लिए। आपको कोई भी डाउट है UPSC प्रिपरेशन से रिलेटेड, अनअकैडमी पर बेस्ट डिस्काउंट्स कैसे मिलेंगे, तो इस नंबर पे फ़ोन करिए और कहिए कि महिपाल सर का लेक्चर देखकर मैं कॉल कर रहा हूँ। तो अभी हमारा जो डिस्काउंट है वो अप टू 30% आपको मिल जाएगा इफ़ यू आर यूजिंग द कोड महिपाल। इस कोड का इस्तेमाल करना ना भूलें। और
ये जो हमारा कोर्स प्राइस है, अगर आप कॉम्बो सब्सक्रिप्शन लेते हैं जिसमें ऑप्शनल और जीएस दोनों की तैयारी हो जाती है, सो दैट विल कॉस्ट यू 50,000 रुपीज़। लेकिन अगर आप अभी क्रैश कोर्स हमारा लेंगे तो हम उसको बहुत ही कम प्राइस पर लेकर आने वाले हैं। उसकी डिटेल्स मैं आपके साथ 1-2 दिन में शेयर कर दूंगा। इट विल बी अ वेरी लो कॉस्ट क्रैश कोर्स जो 2023 के प्रीलिम्स एस्पिरेंट्स के लिए रहने वाला है। हमारे कुछ नए बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं 16 फरवरी से, इनको आप ज्वाइन कर सकते हैं। और सभी कोर्सेस EMI पर भी अवेलेबल हैं। ऑफलाइन सेंटर्स भी हमारे चालू हो चुके हैं, इनमें भी आप क्लासेस अवेल कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच, हैव अ ग्रेट डे।